But I don't think binomial theorem is in your CBSE syllabus. Is it? Yeah, so we have like it's there for me. And what about Fahad? Sir, it's there. Oh, तो दोनों से ही पूछना है एक्चुअली मुझे कि दोनों लोग कंफर्टेबल है ना चैप्टर स्टार्ट करने में फिर ये वाला। फिर पीएनसी पहले कर लेते हैं क्योंकि पीएनसी के टॉपिक्स बायनोमियल में यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, पीएनसी और बायनोमियल मिक्स्ड ही हैं, दोनों पढ़ने पड़ेंगे हमें एक साथ ही। मतलब कुछ चीजें पीएनसी की बायनोमियल में यूज होंगी और कुछ चीजें एक्चुअली तो पीएनसी What पहले करने PNC? चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। So for me that chapter we already finished it. अच्छा, are you comfortable with PNC? I mean, do you know? Yeah, sir. I had many extra classes as well for my school, so I'm pretty much thorough, and I already have my exam for it as well. Just give me a minute. Safa, to study binomial, we had to go through PNC once. So before starting PNC, we'll have to start PNC. I mean, before starting binomial, we'll have to go through PNC. And also, we haven't covered PNC in the class. Okay, so what was the answer of this question, Safa, जो अभी हम बात कर रहे थे? Sir, I wrote it as x belongs to 3 closed 3 comma infinity, and it also x also belongs to closed 4 comma infinity.
closed 3 comma infinity and closed 4 comma infinity. फहद, क्या आंसर था क्वेश्चन? फहद, यार मैंने एक बार सभी लोगों को बोला है आने के लिए, तो आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये था। एक बार रिपीट कर दे सफा क्वेश्चन फटाफट। 1/√ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 6, यही था ना? Yes, sir. सफा, एम आई ऑडिबल? यही था क्वेश्चन? Yes, sir. This was the ठीक है। question. और इसका हमें डोमेन निकालना था, राइट? Yeah. ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ से बोलना चाहिए कि ये होगा, सॉरी नॉट ये होगा। भाई ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम्स में, यही सबसे टफ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे जितने कराए गए हैं इसमें से एक दो क्वेश्चन आएगा पक्का। तो डिनोमिनेटर कंडीशन लगा दी मैंने। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सो दिस जी आई एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोले तो अगर आप इसको y पुट कर देते हो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6, जिसको मैं डायरेक्ट अब फैक्टर निकाल रहा हूँ यार, क्योंकि आप ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये होना चाहिए। अब वैसे तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक रूल होता है
जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन रूल या फिर वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड बड़ा सिंपल सा होता है, उसमें आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, जो भी आपके रूट सारे होते हैं लीनियर फैक्टर्स के। तो आपके लीनियर फैक्टर्स के रूट आए, आप इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, पुट दैट एज y। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको वेवी कर्व सिखा रहा हूँ, मैंने सिखाया हुआ है यूट्यूब पे ही पूरा वेवी कर्व, पर वेवी कर्व की जरूरत आपको बोर्ड्स में नहीं पड़ती, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा अभी प्रॉपर, सिखा दूंगा जब जरूरत आएगी आपकी। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं लर्निंग पे। जेई का मैंने काफी कुछ सफा मैंने जेई का बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे डाला हुआ है लर्निंग के साथ ही, तो उसमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं, वहां से तेरे को कुछ भी अगर जेई लेवल पे पढ़ना है तो देख सकती है, ठीक है। और ये भी मेथड मैंने वेवी कर्व भी डाला हुआ है, बट अभी के लिए आपको मैं इसको बहुत सिंपली बताना चाहूंगा कि वेवी कर्व में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं। अगर कुछ लीनियर फैक्टर्स आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में दिए गए हैं तो आप उनसे वेवी कर्व बना सकते हैं, ये आपको साइन बताता है। आप जानना चाहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, राइट? तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों लीनियर फैक्टर्स पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों लीनियर फैक्टर्स नेगेटिव हो तब भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, राइट? इस तरीके से आपको दो केस बनाने पड़ेंगे तब आपका आंसर आएगा। पहला, जब दोनों पॉजिटिव हो, y-3 भी पॉजिटिव हो एंड y+2 भी पॉजिटिव हो, एंड सेकंड, y-3 नेगेटिव हो और y+2 भी नेगेटिव हो। बट अगर वेवी कर्व से जाते हैं तो एक ही तरीके से आंसर निकल जाता है। इस केस में आपको इनके रूट्स को प्लॉट करना पड़ता है। पहले लीनियर फैक्टर का रूट है 3, आपने 3 को पुट कर दिया यहाँ पे। दूसरे लीनियर फैक्टर का रूट है -2, आपने यहाँ पे -2 को पुट कर दिया, राइट? इसके बाद यहां से छोड़ो यार, अभी ये समझाना पड़ेगा काफी, मैं आपको दोनों केस ही दिखा देता हूँ। तो केस 1 केस 2, केस 1 क्या हुआ, या तो आपका, अब y भी छोड़ दो, आप यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करो सीधा सीधा, या तो आपका पहला वाला फैक्टर भी ग्रेटर देन 0 एंड दूसरे वाला फैक्टर भी ग्रेटर देन 0, तब ये पूरा का पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो सकता है। आप चाहते हैं ऐसा x फाइंड आउट करना जिससे कि ये पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए फर्स्ट लीनियर फैक्टर भी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, या तो एक केस ये है, या फिर फर्स्ट वाला भी नेगेटिव हो एंड सेकंड वाला भी नेगेटिव। इसके हिसाब से 3 से बड़ा होना चाहिए और इसके हिसाब से -2 से बड़ा होना चाहिए। इसके हिसाब से GIF की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और सेकंड वाले के अकॉर्डिंग GIF की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। क्या आप इन दोनों से बता सकते हैं मुझे आंसर क्या आना चाहिए? If I combine both the situations, what should be the answer? एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो यानी कि ऐसा कंडीशन आपको लेना है। एंड का मतलब होता है इन मैथमेटिक्स, एंड इंप्लाइज कंडीशन विच सैटिस्फाई बोथ। और का मतलब होता है मैथ्स में कंडीशन विच satisfies at least one out of the given। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एंड लगाया हुआ है तो मुझे GIF ऐसा लेना चाहिए जो पहले वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरे को भी करे। अगर GIF 3 से बड़ा होगा तो वो -2 से तो बड़ा होगा ही, बट अगर GIF -2 से बड़ा है, लेट्स से -1 है, तो वो 3 से बड़ा नहीं है। दोनों को देखते हुए आंसर होना चाहिए GIF ग्रेटर देन 3। एंड का मतलब दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। अगर हमारी वैल्यू 3 से बड़ी है तो वो हमेशा -2 से बड़ी तो है ही,
बट अगर कोई वैल्यू -2 से बड़ी है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 3. डू यू गाइस अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सफा, whenever we apply and, it means that we have to take that solution which is satisfied by all the situations. So here we have applied and इसलिए अप्लाई करा क्योंकि दोनों को चाहिए मेरे को. I mean, if I want this product to be positive, this first linear function should also be positive and second should also be positive. And या तो केस 1 ये हो सकता है, और या तो केस 1 और केस 2. केस 1 is either this is, I mean this is greater than 0 and this is greater than 0. अब आपने एंड लगाया, एंड लगाने का मतलब ये है कि आप दोनों चीजों को एक साथ ट्रू देखना चाहते हो. अगर सिर्फ पहले वाला पॉजिटिव है, दूसरे वाला नेगेटिव हो जाता है, तो दैट इज फॉल्स केस. वी वोंट गेट आवर सॉल्यूशन इन दैट केस. तो हमने क्या किया, दोनों को ट्रू लिया, एंड लगाना पड़ा उसके लिए. अब मैं यहां दोनों से आंसर निकालने के लिए, मुझे दोनों से आंसर चाहिए. तो पहले वाला कह रहा है कि आपका GIF ऑफ x 3 से बड़ा होना चाहिए. सेकंड कंडीशन कह रहा है कि आपका GIF ऑफ x -2 से बड़ा होना चाहिए. एंड ये कहता है कि आप ऐसा आंसर चूज करो दोनों में से जो दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा हो. अब लेट्स से आप इसको चूज करते हो. अगर आप इसको चूज करते हो तो इसका मतलब होगा GIF ऑफ x ग्रेटर देन -2. GIF ऑफ x ग्रेटर देन -2 यानी कि -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, बहुत सारी वैल्यूज होंगी. बट -1, 0, 1, 2 ये और 3, ये सारी ऐसी वैल्यूज है जो फर्स्ट केस को सेटिस्फाई नहीं कर रही. फर्स्ट केस कह रहा है GIF of x should be greater than 3. Now when GIF of x is greater than 3, all the cases will also satisfy GIF of x greater than -2. तो जब भी एंड लगा होगा, आपको आंसर इस तरीके से चूज करना है दैट सेटिस्फाइज ऑल द सिचुएशंस. ये मैंने ऊपर लिखा भी, वो इस केस में ये आंसर होना चाहिए. क्योंकि अगर GIF of x greater than 3 है, it will always be greater than -2. Did you get it? Yes, sir. सेकंड वाले सिचुएशन में तुम्हें मुझे बताना है क्या आंसर होना चाहिए. अभी आंसर निकला नहीं है, अभी तो हम एक 1 by 1 स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं. तो यहां से मेरे पास GIF of x लेस देन 3 आया एक तो, और एक आया GIF of x लेस देन -2. एंड लगा हुआ है. हम चाहते हैं GIF of x 3 से भी छोटा रहे, और हम चाहते हैं GIF of x -2 से भी छोटा रहे, दोनों से छोटा रहे. तो कैसे, कौन सा आंसर लेना चाहिए हमें इसमें से? So GIF of x less than -2. यस, लेस देन -2, करेक्ट. क्योंकि अगर लेस देन -2 होगा तो लेस देन 3 तो हो गई. अब इस पे आ जाते हैं जरा. हमें तो x के लिए सॉल्व करना है ना, हमें GIF of x के लिए थोड़ी सॉल्व करना है. तो केस 1 ने कहा GIF of x को अगर आप 3 से बड़ा रखते हो तो आपका ये पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट. तो x क्या होना चाहिए? ये आपने प्रॉपर्टी लिखी थी उस दिन, GIF of x greater than 3. So what should be the values you can give for x? You can put in x. The integer which is like less than or equal to x. हाँ जी, सॉरी सपा, प्लीज टेल मी. It's like the integer which is like less than or equal. So x can take values from Numbers equal or like less than it. equal or less than, or equal or greater than 4 to infinity. 4 to infinity, right? If x is from 4 to infinity, greatest integer function of x will always be greater than 3. No? Yes, sir. And in this case, what should be the answer? फहद बता, इस केस का आंसर बता, सेकंड वाले.
-1 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -1. माइनस इन्फिनिटी टू -1. अच्छा, -1.5 रख. -1.5 का GIF क्या होता है? -1. -1 या -2? अच्छा हाँ -4. So 3 to infinity. हाँ, तो मुझे तो लगता है गलत बता रहे हो तुम आंसर. तो फिर से ट्राई कर लो एक बार. यही होना चाहिए आंसर, देखो जो मैंने लिखा है. -2 तक ही जा सकते, -2 के बराबर नहीं हो सकते बस. दिस इज योर आंसर नंबर 2. तो अगर आप ओवरऑल आंसर देना चाहते हैं इसके डोमेन का, तो इसका डोमेन होना चाहिए -∞ to -2 यूनियन 4 to infinity. यहां से आपको एंड और की एप्लीकेशन भी समझ आई. एंड का मतलब आप ऐसा केस चूज करते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो. और का मतलब देखो, केस 1 और केस 2. केस 1 का एक आंसर आया, केस 2 का एक आंसर आया, क्योंकि और लगा हुआ था बीच में तो मैंने उसके लिए यूनियन यूज कर लिया. तो और के केस में हम सारे आंसर्स देते हैं. यानी कि अगर यहाँ पे और लगा होता ना तो मैं ये भी आंसर देता और ये भी आंसर देता, दोनों यूज करता. बट क्योंकि इनके बीच में एंड लगा हुआ था तो मैंने एक आंसर यूज करा, वो करा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो. और का मतलब था तो पहले केस से जो आंसर आया और दूसरे केस से जो आंसर आया दोनों में यूनियन लगा के आंसर दे दिया. ये काम और का था. अगला क्वेश्चन नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में. हाँ जी, नोट हो गया, आगे बढ़े. कोई बच्चा है तो बता दे मुझे. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं नए चैप्टर पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से. पहले वही करना पड़ेगा सफा में, उसके बाद ही हम जा पाएंगे बाइनोमियल थ्योरम बच्चे. मतलब without this we will not be able to understand binomial, and we haven't covered this chapter yet in the class. Sir, how many chapters have we covered in this class, like before trigonometric functions? How many classes? No, how many I didn't get chapters, you. like How before many? trigonometric functions? Like, sir, I Trigonometric joined it. functions we have already covered, Safa. Yeah, obviously, before that. Sorry, I'm not getting you. Your voice is not audible. No, I mean, your voice is not coming that loud, I think. Sir, me, Yes, please speak. sir, before trigonometric functions, you covered, like, you completed any chapters in the class? Yes, we have covered inequalities, then trigonometric equations, then relations and functions, and also somewhat sets. Yeah, okay, sir. Now we will be taking these 3-4 chapters: permutation, PNC, binomial, sequence and series, and complex numbers. So you guys can tell me anything, like we can solve PNC or complex or sequence and series. Well, for me, permutations and complex numbers for the first chapter. So I've finished it already. Okay, you finished complex numbers. Okay, and what about sequence and series?
No, sir. Like this binomial theory, binomial theorem and sequence and series, these are new chapters. And for me, my exams are also coming, so our teachers are like rushing to finish them. Okay. Like they're going to begin. Sequence and series is generally covered in the last. So we need to complete PNC, binomial and complex numbers first. I think you'll be getting your sequence and series in second term. No, I mean, maybe, I'm not sure. But yeah, PNC, binomial and complex number will surely be in your first term. That is for sure. Okay, so we call this chapter as PNC. Permutations and combinations पूरा नाम है चैप्टर का, बट हम इसको शॉर्ट में PNC बोलते रहेंगे. P माने परम्यूटेशन, C माने कॉम्बिनेशन. Okay. Now I really like this chapter first of all. PNC is very amazing. Why? Because it really reduces our counting process. So this chapter is basically to assist you with countings. That's the motto of this chapter. आपकी काउंटिंग्स को बहुत आसान बना सकता है. और दूसरा, मैं इसका काम लिखता जाता हूँ. टू मेक काउंटिंग मोर फन, easy and can solve big countings with just one or two formula. आप बहुत सारे केसेस को, बहुत बड़े बड़े काउंटिंग्स को एक या दो फॉर्मूले से यहाँ पे पूरा फिनिश कर सकते हैं. तो एक तो इसका काम ये है. And then second is its second use is in probability. Use in probability is very extensive. तो आप ये मत समझिएगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये कभी काम नहीं आएगा. ये 11 12 दोनों में आपका प्रोबेबिलिटी आता है, और प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको पीएनसी नहीं आता होगा. मतलब इनफैक्ट जितने भी लोग प्रोबेबिलिटी से डरते हैं, प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी फन चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग. पता नहीं यार, जिसको मैथ्स पसंद होता है उसको तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही बहुत पसंद होते हैं. मतलब जनरली मैंने ऐसा देखा है. मेरे साथ भी इतने बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैं भी काफी टाइम से मैथ्स पढ़ रहा हूँ. बट मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि when we talk to each other और हम लोगों को कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलता है, तो हम लोग चाहे जितना चाहें उस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना, पर वो बार बार हमारे दिमाग में आता ही रहेगा अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा था. क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज वेरी फन चैप्टर, और काफी यूज भी होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल भी दिखता है. तो इसलिए भी तो यूज इन प्रोबेबिलिटी इज वेरी एक्सटेंसिव. अगर आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीएनसी को उससे पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी पढ़ने में. हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगता है पीएनसी के बारे में कि ये टफ है या फिर होगा नहीं हमसे. बस जैसे ही आप धीरे धीरे इसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते चलेंगे तो आपको दिखेगा कि काफी फन प्रोसेस है. तो पीएनसी में हम सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको हम एफपीसी बोलते हैं. फंडामेंटल principle of counting, FPC. Now there are 5 fundamental principles वैसे तो, but in your CBSE syllabus just two of them. First is fundamental principle of multiplication and fundamental principle of addition. दो आपके fundamental principles हैं. तो यहाँ पे हम आपको बेसिकली सिखा रहे हैं काउंटिंग कैसे करना है. नाउ वी नो दैट यू नो काउंटिंग, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला काउंटिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप कोई काम करने गए तो वो कितने तरीके से काम हो सकता था. जैसे कि एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस बात का. लेट्स स्टार्ट विद सफा. सफा का नाम सबसे छोटा है.
सफा को भी हटा देते हैं, हम ए भी हटा देते हैं, सफ कर देते हैं इसको, सैफ, राइट। तो लेट्स से अगर किसी का नाम है सैफ, SAF, और हम जानना चाहते हैं कि इन 3 लेटर्स को यूज करते हुए और कितने नाम बनाए जा सकते हैं। इट डजंट मैटर उसका कोई मीनिंग है या नहीं है, वी जस्ट वांट टू नो इन 3 लेटर्स को यूज करके आप और कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। तो लेट मी शो यू SFA, दिस इज अ डिफरेंट वर्ड using the same 3 letters which were used above, but this is a different word. Then ASF, then AFS, then FAS, and FSA. Can you make more words? Just try. Tell me a new word other than these 6. मैंने आपको 3 लेटर्स दिए SAF, और मैंने आपसे बोला इससे जितने वर्ड्स बना सकते हो बनाओ। तो आपने SAF बनाया, SFA बनाया, ASF बनाया, AFS बनाया, मैंने बनाया ये 6 वर्ड। तो अब मैं चाहता हूं आप एक और बनाओ। अब्दुल्ला, इससे एक वर्ड बना, 3 लेटर है, SAF। कोई ऐसा वर्ड बना जो इसमें नहीं दिया हुआ है। छह तो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सफा, है क्या कोई वर्ड? No, sir, I don't have any words. Okay, see, there are no words possible. Why? क्योंकि अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे S को रखते हैं तो आप A और F को 2 तरीके से आपस में घुमा सकते हैं। You can exchange their positions in 2 ways. Either A पहले, F बाद में, और F पहले, A बाद में। फिर आपने A को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया। अगर आपने A को फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो फिर से 2 ही बार घूम पाएंगे, या तो SF या तो FS। फिर आपने F को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया तो फिर से 2 ही बार घूम पाएंगे। अब आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे रखने के लिए कोई नया लेटर है ही नहीं। आप S को भी यूज कर चुके हैं, आप A को भी यूज कर चुके हैं, आप F को भी यूज कर चुके हैं। तो आप कोई भी वर्ड अगला वर्ड बनाने चलेंगे वो वापस से रिपीट हो जाए। तो एक तो ये तरीका था कि मैंने आपको 3 लेटर दिए, पूछा कितने वर्ड्स बनेंगे, और आप ऐसे बना के देखते रहो। बना के आपने देखा आपने 6 बन रहे, 6 से ज्यादा नहीं बनेंगे, राइट। पर यार दोस्त, अगर मैं यही चीज दे दूं 10 लेटर के साथ तो पागल हो जाएंगे हम तो, लिखते लिखते बहुत बड़ी काउंटिंग हो जाएगी। 10 की क्या, 5 की ही दे देता हूँ, 5 में ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। 5 में ही आपके पास इतने वर्ड्स बन जाएंगे कि आप लिख नहीं पाओगे उसको कॉपी पे इतना आसानी से। कम से कम 1 घंटा मान के चलना, 1 घंटे के अंदर भी आप ढूंढ नहीं पाओगे कितने लेटर्स बने, सॉरी कितने वर्ड्स बने। तो दैट इज व्हाट वी डोंट वांट इन योर लाइफ। अब ऐसा तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे आपकी लाइफ के, कि जो आपको दिखेगा कि हाँ अच्छा इसमें मैं PNC यूज कर सकता हूँ। आई गिव यू वन एग्जांपल। मेरा एक बार फोन ऑफ हो गया था, मेरा फोन में पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, पासवर्ड मैंने लगाया हुआ था, और 6 लेटर का पासवर्ड था, मतलब लेटर और नंबर्स दोनों ही मिक्स थे। आई न्यू सम थिंग्स, मैं भूल गया पासवर्ड को, बट मेरे को कुछ लेटर्स याद थे, कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स। 6 में से मेरे को 3 चीजें याद थी। क्या थी? 3 याद नहीं थी, और तो मैंने उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए और तभी मैंने निकाला उसको। बहुत टाइम लगा मेरे को, बट मेरा डेटा बच गया। मेरे को फोन सॉफ्टवेयर से मतलब मेरे को फोन का लॉक नहीं क्रैक कराना पड़ा, डेटा बच गया। PNC मेरी लाइफ में यूज हो गया एक बार। तो किसी की भी लाइफ में यूज हो सकता है PNC, काफी यूजफुल टॉपिक है। ओके, बट क्या करता है? काउंटिंग को आसान करता है। अब हम 2 तरीके की काउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि हमारे यहाँ पे किस किस तरीके के काम होंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 तरीके की काउंटिंग, जो 2 प्रिंसिपल हम आपको सिखाना चाहेंगे। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यार आप लिख लो फुल फॉर्म, मैं डायरेक्टली इसको उसमें लिख रहा हूँ।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, FPA आपको पूरा लिखना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और दूसरा है, फुल फॉर्म लिख लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, मैं इसको FPA की तरह बुलाता रहूंगा। और दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दो हमारे सिलेबस में होंगे, FPM, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करते हैं, चलिए फटाफट एक बार समझ लेते हैं मैं क्या बता रहा हूं, उसके बाद आप इसको सीधा क्वेश्चंस में लगाना शुरू करेंगे। तो पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम है, बिफोर गोइंग थ्रू द टेक्निकल एस्पेक्ट या डेफिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, आप एक प्रॉब्लम है उसको समझिए, उस प्रॉब्लम से आपको दोनों बातें समझ आ जाएंगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यार हमने प्रॉब्लम करी भी हुई है, फहद तो मुझसे क्लास कुछ ले भी चुका है, चलो फिर वही प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये शहर है हमारे पास 3, देयर आर 3 सिटीज, बैंगलोर, मुंबई, गोवा। ओके, तो बैंगलोर, मुंबई, गोवा में there are some certain ways to reach. There are 3 ways to reach Mumbai from Bangalore. टू एंड फ्रो मोशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, इधर से उधर या इधर से इधर। And there are 4 ways to reach Mumbai. There are 4 ways between Mumbai and Goa. तो आप इसको देख सकते हैं क्लियरली, W1, W2, W3, P1, P2, P3, P4। तो ये है वेज 1, वेज 2, वे 1, वे 2, वे 3, ये है पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4। क्या बता रहे हैं हम ये बताना चाहते हैं, बैंगलोर से मुंबई के आपस में आने जाने के 3 रास्ते हैं, मुंबई से गोवा जाने के आपस में आने जाने के 4 रास्ते हैं। अब देयर आर 2 सिचुएशंस, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में हमें क्या बोला गया, मुंबई में है हम लोग, मुंबई में आ गए फ्लड्स, ठीक है। वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम मुंबई, वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम मुंबई। तो क्वेश्चन ये है कि कितने तरीके से हम मुंबई से शिफ्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से हम मुंबई से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मुंबई से शिफ्ट कहां कहां कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल Bangalore and Goa. या तो बैंगलोर या तो गोवा, राइट। नाउ बैंगलोर शिफ्ट करने के कितने केसेस है हमारे पास, कितने तरीके से हम बैंगलोर शिफ्ट कर सकते हैं। In 3 ways. There are 3 ways to reach Bangalore from Mumbai, right? And there are 4 ways to reach Goa from Mumbai. तो पहली चीज, जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा आइदर टू बैंगलोर और टू गोवा। या तो आप शिफ्ट करने के लिए या तो आप बैंगलोर जाओगे या तो आप गोवा जाओगे, और लगा हुआ है, और का मतलब मैथ्स में होता है एडिशन। अभी हमने और एंड को देखा ही था, बट और का मतलब पीएनसी में कभी भी यूज हो रहा है, तो और माने एडिशन।
और एंड माने मल्टीप्लीकेशन। अब ये तो आपके लिए बताया मैंने बात, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप क्वेश्चन को समझो बस मेरे साथ। तो या तो आप बैंगलोर गए या तो आप गोवा गए। बैंगलोर जाने के कितने तरीके? 3 तरीके। गोवा जाने के कितने तरीके? 4 वेज। और एक बात और ध्यान दो, ये दोनों चॉइसेस आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब कोई मुंबई से बैंगलोर जा रहा है, इसका मुंबई से गोवा जाने के लिए कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कि मुंबई से बैंगलोर जाना और मुंबई से गोवा जाना। आप मुंबई से बैंगलोर भी जा सकते हैं, आप मुंबई से गोवा भी जा सकते हैं। तो जब भी आपकी चॉइसेस आपस में इंडिपेंडेंट होंगी, you can add them, you can always add them. So there are total 7 ways to shift from Mumbai. या तो आप 3 तरीके से बैंगलोर जा सकते हैं, या तो आप 4 तरीके से गोवा जा सकते हैं। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, नोट कर सकते हो इसको। कोई बचा है या मैं रब कर दूं, हटा दूं पूरा? There's someone who hasn't written, so please tell me. Otherwise, I'm about to remove this. ठीक है, अब एक दूसरा केस लेते हैं यार इसी में। So the second case says हमसे पूछा गया कितने तरीके हैं गोवा पहुंचने के बैंगलोर से। चलिए यार एक बार फटाफट से फिर से केस बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा था, 1 2 3 4 एंड देन 1 2 एंड 3, राइट। अब की बार मेरे को बैंगलोर से गोवा जाना है। जब मैं बैंगलोर से गोवा जा रहा हूं तो देखो, इट इज इम्पेरेटिव दैट आई हैव टू टेक मुंबई इन द रूट। I cannot bypass Mumbai. I have to reach Goa via Mumbai. Is that correct? Do you agree with this? देखो प्रॉब्लम, बस आपको प्रॉब्लम ऐसी आइडेंटिफाई करनी है कि कब एफपीए लगेगा, कब एफपीएम लगेगा, कब एडिशन लगेगा, कब मल्टीप्लिकेशन लगेगा। एडिशन के केस में आपका काम, आपको मुंबई से शिफ्ट करना था। आप मुंबई से शिफ्ट करने के लिए उस काम को 2 अलग अलग तरीकों से कर सकते थे, या तो बैंगलोर या तो गोवा। अब बैंगलोर के अपने कुछ इंडिविजुअल तरीके थे, गोवा के अपने कुछ इंडिविजुअल तरीके थे। पर जब भी आप एफपीएम लगा रहे होगे तो आपका जो एक टास्क होगा वो कुछ सब टास्क पे मैटर करता होगा। यानी कि इस बार बैंगलोर से गोवा डायरेक्ट नहीं पहुंचा जाएगा, पहले बैंगलोर से मुंबई, देन मुंबई से गोवा। नाउ लेट्स से आप बैंगलोर से मुंबई जाने के लिए W1 पाथ लेते हो, तो मुंबई से गोवा जाने के आपके पास कितने ऑप्शन? 4 options. 4 options. So can you tell me one path, any one path to reach Goa from Bangalore? From like way 1 to path 1 can be. So W1P1 we can say first way, right? एक और बता दे। W1 and P2. W1 and any one of P2, P3, P4? Yeah. So W1P1, W1P2, W1P3, W1P4. Yes, sir. Therefore, सिर्फ W1 के पास 4 चॉइसेस हैं मुंबई से गोवा जाने की। So if you take W1 from B to M, you have 4 other choices to reach G from M. इसी तरीके से अगर आप W2 लेते हो तो फिर से आपके पास 4 चॉइसेस आ जाएंगी। आप W3 लेते हो तो फिर से आपके पास 4 चॉइसेस आ जाएंगी। एक और चीज देखिए,
एक टास्क कुछ सब टास्क में डिवाइडेड हो गया। टास्क था बैंगलोर से गोवा जाना, पर ये सब टास्क के थ्रू कंप्लीट होगा, यानी कि पहले आपको बैंगलोर से मुंबई जाना होगा, फिर मुंबई से गोवा जाएंगे। बैंगलोर से मुंबई जाने का अगर W1 लेते हो तो 4 तरीके हो जाएंगे मुंबई से गोवा जाने के लिए, यानी कि टोटल चॉइसेस अब हम देखना चाहते हैं। तो W1P1, W1P2, W1P3, W1P4, 4 तो ये हो गए पाथ। 4 और आ गए W2 वाले, W2P1, W2P2, W2P3, W2P4। फिर 4 ही और आ गए W3 वाले, W3P1, W3P2, W3P3, W3P4। So there are in total 12 ways to reach Goa from Bangalore, right? Which we can also calculate using this 3 into 4, यानी कि number of ways to reach Mumbai from Bangalore, the number of ways to reach Goa from Mumbai. तो जो भी आपके सब टास्क थे, अगर आप उनकी चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आंसर वही तो आ रहा है जो पहले आ रहा था। बट कब मल्टीप्लाई करना है? पिछली बार आपने इस 3 और 4 को ऐड किया था इन चॉइसेस को, क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट थी। आप मुंबई से बैंगलोर जाओ या आप मुंबई से गोवा जाओ, आपस में कोई फर्क नहीं डाल रहे हो, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे वो। इस बार है, आप मुंबई से बैंगलोर, सॉरी, आप बैंगलोर से मुंबई किस पाथ से जा रहे हैं, फिर मुंबई से गोवा किस पाथ से जा रहे हैं, दोनों मैटर करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन एक रास्ता बनाता है, अकेला कोई रास्ता नहीं बना रहा। W1 अकेला एक रास्ता नहीं है, W1 P1 पूरा रास्ता है। अगर आप फिर P1 को बदल के कुछ और करेंगे तो एक और नया रास्ता बन जाएगा, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप इसको बदलेंगे, इसको सेम रखेंगे तो एक नया रास्ता बनता जाएगा। आप इसको बदलेंगे, इसको सेम रखेंगे तो भी एक नया रास्ता बनता जाएगा। तो जब आप एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं, जब आप चॉइसेस को बदल रहे हैं, तो रास्ता बदल जाता है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काउंट, मल्टीप्लिकेशन काउंट प्रिंसिपल लगता है। तो व्हेन द चॉइसेस आर डिपेंडेंट, यूज FPM। बिल्कुल डिपेंडेंट है यहाँ पे। B2M 3 choices, M2G 4 choices, total B2G 12 choices। बस आपको यही समझते जाना है, कब मल्टीप्लिकेशन कब एडिशन। समझेंगे कैसे? क्वेश्चन से, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तभी समझ आएंगी बात। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे बहुत। सिर्फ दिमाग की जरूरत है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब एनसीईआरटी खोल लीजिए जरा फटाफट से सभी लोग, और पेज नंबर 136 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे, पूरा 7.1 एक्सरसाइज तक फिनिश करेंगे। और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ी अच्छी बुक लगानी पड़ेगी, कोई दूसरी बुक लगानी पड़ेगी, असाइनमेंट लगाना पड़ेगा कुछ। ये तो मैं ही करा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको बेसिक से है तो बिल्कुल, पर हाँ यहाँ से आपको समझ सारी बातें आ जाएंगी। फिर क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बस वही लॉजिक, आप लॉजिक पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, करें शुरू। कोई बच्चा है? अब्दुल्ला क्लास में है क्या? हेलो, हाय। क्या भैया गायब हो गए हो क्लास से? अच्छा, ठीक है ठीक है। एनसीईआरटी ओपन कर ले फटाफट, 136 पेज नंबर, एग्जाम्पल 1। 2-3 तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वर्ड्स वाले, लेटर वर्ड्स वाले और नंबर्स वाले, डिजिट्स और नंबर्स वाले। ये दोनों सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे।
चलिए जी, एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। तो पहले तो आप पहले मेरे साथ करिए कुछ क्वेश्चंस, तब मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा कुछ कुछ बातें। और पहले आप समझते चलिए मेरे साथ, आपको कहीं पे भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। बोल रहा है एग्जाम्पल 1 में, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से मतलब नहीं है भाई, मीनिंग है वर्ड का या नहीं। आपको सारे 4 लेटर वर्ड्स बताने हैं which can be formed out of the letters of the word rose when the repetition of letters is not allowed। चलो, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई। मैं आपको सिंपल टर्म्स में क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक वर्ड है दोस्त आपके पास रोज। रोज के अंदर कितने लेटर्स? 4 लेटर्स। आपसे बोला गया है रोज के 4 लेटर्स को यूज करते हुए, यानी कि ROSE, इन 4 में से आप कोई भी लेटर यूज करिए, चारों को यूज कर सकते हैं। कितने 4 लेटर वर्ड आप बना सकते हैं? तो शुरू करने के लिए जितने आपके पास 4 लेटर वर्ड आपको बनाने हैं, तो आप सबसे पहले तो 4 पोजीशंस को ऐसे लिख दीजिए। 4 लेटर वर्ड है, यानी कि 4 पोजीशन आपको फिल करनी है। ये आपने 4 पोजीशन बना दी। 4 पोजीशन फिल करनी है और ऑप्शंस कितने हैं? 4 ही हैं, ROSE। अब उसने बोला आपसे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब मैं भी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, पहले मेरे साथ प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो मुझे टोटल वर्ड्स बनाने हैं इन चारों को यूज करते हुए, ठीक है। तो मैं गया फर्स्ट वाली पोजीशन पे। फर्स्ट वाली पोजीशन पे मुझे एक लेटर प्लेस करना है, और मेरे पास चॉइसेस कितनी है लेटर्स की? 4। मेरे पास 4 लेटर्स अवेलेबल है, इन 4 में से कोई एक यहाँ पे आएगा, तो यानी कि फर्स्ट वाले के लिए 4 चॉइसेस अवेलेबल है। अब मैं सेकंड वाली पोजीशन पे गया। सेकंड वाली पोजीशन पे मुझे एक लेटर और देना है। मेरे पास लेटर कितने हैं? टोटल थे 4 लेटर। 4 में से कोई एक लेटर आपने यहां पे यूज कर लिया, राइट। उसने बोला है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि जो लेटर आपने एक बार यूज कर लिया वो सिर्फ 1 टाइम यूज होगा, यानी कि एवरी लेटर या स्लैश नंबर या स्लैश ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात आप कर रहे हो, विल बी यूज्ड 1 टाइम, सिंगल टाइम। ओनली वंस। यानी कि जो लेटर यहां पे यूज हो चुका है फर्स्ट प्लेस पे, अब वो लेटर तो गया। लेट्स से वो आर है, ओ है, एस है, ई है, कोई भी एक होगा ना, जो भी है वो यूज हो चुका है। यानी कि अब आपके पास बचे सिर्फ 3 चॉइसेस। अगले वाले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास बचे सिर्फ 2 चॉइसेस, क्योंकि 2 लेटर्स ऑलरेडी फर्स्ट 2 प्लेसेस पे आ चुके हैं। और लास्ट वाले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जब आप तीनों प्लेस को फिल कर चुके होंगे, तो फोर्थ वाले प्लेस पे तो जो बचा हुआ लेटर होगा वही आएगा। एंड नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज चॉइसेस। व्हाई? बिकॉज दे डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर आप फर्स्ट पे आर लिखते हैं, सेकंड पे ओ लिखते हैं, ROSE, ये एक नया ये एक वर्ड है। बट अगर आप आर को फिक्स रखें और ओ को चेंज करके कुछ एस लिख दें, तो बन गया दूसरा वर्ड। और बन गया दूसरा वर्ड, यानी कि चॉइसेस आपस में डिपेंडेंट है। तो आप कैसे पता करेंगे चॉइसेस डिपेंडेंट है कि नहीं? आप उनकी पोजीशंस को चेंज करके ट्राई करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि आप अपने लेटर्स की पोजीशन को चेंज करें। अगर लेटर्स की, नंबर्स की, या जो भी आप चीज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज करने पे आपको कुछ नया नया ऑब्जेक्ट मिलता है, नया वर्ड या नया नंबर मिलता है, तो आप समझ जाएंगे कि चॉइसेस डिपेंडेंट है। और चॉइसेस डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करना है। यानी कि टोटल वर्ड्स 24 words can be possible to make out of these 4 letters.
Okay, guys, we will have to actually end the class. I think there are students. Okay, guys, we'll take it further on Saturday. Okay. So there will be 24 words in this case. Now we'll start PNC in the next class. थोड़ा सा पढ़ के आना फर्स्ट एक्सरसाइज के बस, फिर हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बेटर क्वेश्चंस. Thank you, sir.